दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। गुजरात के वडोदरा तथा दाहोद जिले में राठवा आदिवासियों की आबादी बसी हुई है। राठवा आदिवासियों के परिवारों में अनेक कलाकार पैदा हुए। पिठोरा पेंटिंग राठवा आदिवासियों की अनोखी चित्र शैली है और इस चित्र शैली ने कई कला रसिकों के मन में भारी उत्सुकता जगाई। पिठोरा चित्र शैली की विशेषता है रंग बिरंगी कलात्मक बॉर्डर्स में बनाए गए भौमितिक आकार के चित्र। इस चित्र शैली में जंगल में रह रहे वन्य प्राणी तथा पालतू पशु पक्षियों को खूबसूरती से रंगों में उतारने की परंपरा रही है। उदाहरण के तौर पर पेड़ पौधे, भैंस, बकरी, मुर्गे, खेत में काम करता हुआ किसान, हाथी, घोड़ा, घुड़सवार, बैलगाड़ी, इन सब को अपने पारंपरिक आकारों से हटकर एक नए आकार में चित्रकार अपने चित्रों में प्रस्तुत करता है। आमतौर पर सब चित्रों की कंपोजिशन में नयापन लाने की कोशिश राठवा चित्रकार करता है। जंगल का अपना एक सौंदर्य है। प्रकृतिदत्त इस सौंदर्य राठवा चित्रकार अपनी आंखों में भर लेता है। जीवन के हर पल, हर क्षण उसका रसपान करता है। फिर जंगल में बिखरे सौंदर्य को अपनी कल्पना के रंग में डुबोकर घर की दीवारों, छतों पर उतारता है। पिठोरा चित्रकारी दीवारों को सजाने के लिए नहीं बनाई जाती, परंतु परिवार के शुभ अवसरों पर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आभार प्रकट करने के लिए बनाए जाते हैं। आदिवासी चित्रकार अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए धार्मिक विधि का अनुपालन करता है। पारंपरिक रंगों में दूध मिलाया जाता है। बाद में राठवा में बड़वा कहते हैं। उस ओझे को बुलाकर विधि संपन्न होती है। तब चित्रकार चित्र बनाने का प्रारंभ करता है। घोड़ा, घुड़सवार, पिठोरा देव, गणेश उपरांत 2 मुखों वाला घोड़ा, इन सभी के अलावा 12 मुखा पिठोरा शैली के मुख्य विषय वस्तु है। राठवा जाति के पिठोरा देव आद्य देव हैं। उनके हर शुभ अवसर में पिठोरा देव की पूजा अर्चना होती है। गुजरात के राठवा उपरांत मध्य प्रदेश की भील जाति तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के मुरिया कलाकारों के चित्र भी बहुत अच्छे होते हैं। हर चित्र में उस प्रदेश की भाषा, रहन सहन, रीत रिवाज, संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस
RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। दिल्ली ने अपनी कुरूने वस्ता वाली शबीह तर्क करके बतदरीज 13वीं और 14वीं सदी में दाखिल होना शुरू किया। तारीख में इस अहद को अहद सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसके ज़हूर की फिजा महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमलों से तैयार होती थी, क्योंकि गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने भी उसी के रास्ते पर चलते हुए चौहान खानवादे के राजपूत हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और दिल्ली शहर को फतेह कर लिया। मोहम्मद गौरी का एक फौजी जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 ता 1210 ईस्वी हुक्मरानी की। 1206 में गौरी की वफात का फायदा उठाकर उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इसको अपना पाया तख्त करार देकर नए हुक्मरान खानदान का मरकज़े इख्तिदार बना दिया। इन नए हुक्मरान खानदानों के ज़हूर के साथ मंगोलों के हमले भी शुरू हो गए। कुतुबुद्दीन ने अपनी नई हुकूमत का मरकज लाल कोट को बनाया, जो इससे पहले राजपूत चौहान खानवादे का भी मरकज़े इख्तिदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अहद सल्तनत के दूसरे हुक्मरानों का मरकज भी यही शहर बना रहा। सुल्तान अल्तमश 1210 से 1236 तक बरसरे इख्तिदार रहा। इसके बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना ने इख्तिदार संभाला। It was Sultan Balban who ruled from 1266 CE to 1287 CE, who defended the Sultanate from repeated Mongol raids. सुल्तान बलबन का अरसा इख्तिदार 1266 से 1287 तक चला। उसी के ज़माने में मंगोलों ने हमले शुरू किए, जिनकी वजह से उसने अपना मरकज़ मौजूदा निज़ामुद्दीन के इलाके में मुंतकिल कर लिया। इस नए शहर को गयासपुर कहने लगे, जो निस्बतन दरियाए जमुना से करीब था। बलबन के जानशीन सुल्तान मुइज़ुद्दीन की क़बाद का अहद हुकूमत 1287 से 1290 तक चला, जो शहर को किलो गढ़ी ले गया, जो आज जनूबी दिल्ली का कल्ब है। की क़बाद ने जो सामाने तामीर इस्तेमाल किया, बाद में आने वाले हुक्मरान भी उसी को इस्तेमाल करते रहे और अपने अलग शहर बनाते रहे, जिसके बायस उस शहर के इस जमीन पर कोई आसार बाकी नहीं रह पाए। That successive rulers extensively used the stones and materials of this particular city to build their own. Hence, nothing remains today. सुल्तान मुइज़ुद्दीन क़ैक़ाबाद का तख्ता खुद उसी के जनरल सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उलट दिया और
खिलजी खानदान की बुनियाद रखी। इसका ज़माना इक़्तिदार 1290 से 1296 को मुहित है। इसने किलूगढ़ी शहर पर कब्जा किया, मगर इसके जानशीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, जिसकी हुकूमत 1296 से 1316 ईस्वी तक रही, जब मंगोलों के हमले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो अस्करी नुक्ता नजर से इसने अपना महल और किला वहां से मुंतकिल करके सीरी के मुकाम पर एक नया शहर बनाया, जो जनूबी दिल्ली में एक साफ मैदान में वाक़ था, जहां सल्तनत का बहुत बड़ा लश्कर तैनात किया गया था और जहां से दुश्मन की फौज काफी फासले से बआसानी नजर आ सकती थी। तुगलक खानदान ने खलीजों का इख्तिदार पलट दिया। तुगलक खानदान का पहला हुक्मरान सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से 1325 के दरमियान हुकूमत की। इसने अपना शाही किला लाल कोट के जनूब मशरिक में मुंतकिल कराया और यहाँ उसने तुगलकाबाद और आदिलाबाद के किले तामीर किए। बाद में उसके बेटे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों किलों को यकजा कर दिया। इसका ज़माना हुकूमत 1325 से 1351 तक मुहित है। इसने जहां पनाह के नाम से मशहूर एक और फसील तामीर करवाई थी, जो दिल्ली के तमाम साबिक शहरों का इहाता करती थी। मकसद ये था कि शहर के बाशिंदों की हिफाजत मंगोल हमलावरों से की जाए। जब मंगोलों की ताकत का खतरा जाता रहा तो मोहम्मद बिन तुगलक के जानशीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिसका इक़्तिदार 1351 से 1388 के अरसे पर मुहित है, ने एक बार फिर अपना दारुल हुकूमत शुमाल की तरफ मुंतकिल कर लिया, जहां एक नए शहर के मनाजिर दिखाई देने लगे। मौजूदा बहादुर शाह जफर मार्ग ही वो मकाम है जहां उसने फिरोज शाह कोटला नाम से एक शहर बनाया था। नए नए शहर बनाकर ये सलातीन अपनी कुव्वते फैसला को इदारा जाती बना देते थे। पुराना शहर यूं ही छोड़ दिया जाता और अपने शहरी तसव्वुरात के मुताबिक नए शहर आबाद कर दिए जाते। नए नए शाही महलात और किलों की तामीर से सुल्तान की शख्सियत न सिर्फ अमायत शहर बल्कि आम लोगों की नजरों में भी इख्तिदार का मरकज और नए शहरी शख्स का फोकस बनी रहती थी। ऐसा शहरी शख्स खल्क करना इसलिए नागुज़ीर ठहरा कि 13वीं और 14वीं सदियों के बाशिंदगानी शहर मकानी और समाजी दोनों बुनियादों पर हरकत पजीर वाक़े हुए थे। जब हम दिल्ली का फैलाव देखते हैं और कुरूने वुस्ता दौर में दिल्ली में मुसलसल नए शहरों की तरक्की और फैलाव देखते हैं, तो इसके पीछे हमारी एक तारीख्ता के तौर पर समझ ये भी है कि सुल्तानों की कोशिश हमेशा से यही रही कि दिल्ली में उस जगह अपनी सल्तनत या महल कायम किया जाए जो जोग्राफियाई, फौजी, सियासी और इक्तिसादी तौर पर न सिर्फ उसकी कुव्वत में इजाफा कर सके बल्कि वहां से वो अवाम पर हुकूमत कर सके। वैसे भी दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि फौजी और जोग्राफियाई लिहाज से यहीं से शुमाली भारत पर काबू पाया जा सकता था। दिल्ली में मुसलसल नए शहरों का कयाम होता रहा, चाहे हम 13वीं सदी में देखें या 14वीं सदी में, और आगे चलकर 17वीं सदी में मुगल हुक्मरान शाहजहां ने आगरा से वापस आकर दिल्ली में अपनी राजधानी को बसाया था। इसी वजह से हम ये समझते हैं एक तारीखदां के नज़रिए से कि दिल्ली की खुसूसियत न सिर्फ सियासी नज़रिए से रही बल्कि जोग्राफिया, फौजी, माली और दीगर वजूहात से दिल्ली को राजधानी मुंतखब किया गया था। दिल्ली या अरबी दहली या फारसी की दिल्ली 13वीं सदी में हिंदुस्तान के दारुल मुल्क की सदर मकाम बनी। इसका हवाला ममलकत हिंद की राजधानी या हिंदुस्तान के ममालिक महरूसा के दारुल हुकूमत के तौर पर मिलता है। नेज इसे सारे हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत के नाम से भी याद किया जाता है। जब दिल्ली दारुल हुकूमत बनी उसी वक्त चंगेज खां मंगोलों का हुक्मरान बना, जिसने वस्ती और मगरबी एशिया के
बड़े हिस्से को फतेह और बर्बाद कर दिया। चंगेज खान की फतूहात का सबसे अलमनाक पहलू दुश्मन फौज के साथ आम लोगों का कत्ले आम था, जिसमें बच्चों की खूनरेजी भी शामिल थी। उसका नफसियाती तरीक़े जंग, जिससे दुश्मन को खौफजदा करना मकसूद होता था, मगर इस तरीके से चंगेज खान ने लाखों लोगों को ज़िबह कर दिया और ये पैगाम दिया कि जो भी उसके मुकाबिल आएगा उसे एक खौफनाक अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। इस तरीके से सियासी व फौजी हालात ने इस्लामी ममालिक में दिल्ली को एक नई शबी इख्तियार करने में मदद दी। अहदे वुस्ता की तारीखियों में इसको हजरत दिल्ली कहा जाता है, जो न सिर्फ मुलाजमों की पनाहगाह था, बल्कि सियासत और जोग्राफिया के संगम से वो एक बड़े शहर में तब्दील हो चुका था। दारुल हुकूमत दिल्ली उलमाओ अफाजिल की पनाहगाह था। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की सलाहियतें जमा हो गई थीं। फितनाए तार तार से जो उलमा बच निकले थे, उनके लिए मुलजाओ मावा भी यही शहर था। इलाके में पानी के मसले की मौजूदगी से सुल्तान अल्तमश बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने किले के बाहर हौज शमसी बनवाया ताकि मकामी लोगों की हिमायत हासिल हो जाए। सुल्तान ने कई और हौज बनवाए, जबकि कई लोगों ने पानी के खास कुएं बनवाए, जिनको बावली कहा जाता था। कुओं को चाह कहा जाता था, जैसा कि इब्ने फजलुल्लाह अल उमरी, जिसे अरब फाजिल ने तस्करा किया है। हौज़े शम्स या हौज़े सुल्तानी इब्ने बतूता के बयान के मुताबिक शहर दिल्ली से बाहर वाक़े थे। इब्ने बतूता अपने सफरनामे रहलता में लिखता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हौज को वुसअत भी दी, मरम्मत भी कराई। इस पर एक गुंबद और पानी की रेगुलर सप्लाई के लिए कैनाल खोल दिए गए, जिनसे इसको दरियाए जमुना से जोड़ा गया। रहले में यह भी बताया गया है कि हौज ईदगाह से करीब था और बावली का मगरबी किनारा ईदगाह के रुख पर था। सीरी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सरकारी रिहाइशगाह और दारुल हुकूमत बन गया, और कुछ ही दिनों बाद इसने पुराने और नए दोनों शहरों को मिला दिया, ताकि अगर मंगोलों का मुहासरा तूल पकड़े तो माशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया जा सके। दिल्ली की अस्करी हिफाजत को मजबूत बनाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तमाम पुराने किलों की मरम्मत कराई और जहां जरूरत हो वहां नए किले बनाने का हुक्म जारी किया। दिल्ली के अतराफ में तहफ्फुज़ के कई दायरे बनाने के लिए ये किया गया। इब्ने बतूता ये भी बताता है कि फसील शहर की मरम्मत इस खदशे के पेश नजर कराई गई कि मंगोलों का हमला हो सकता है। अलबत्ता दिल्ली में एक मकाम ऐसा था जो हमेशा आबाद रहा। यह सल्तनत काल के ग्लेज्ड पॉटरी है, जो खास तरह की पॉटरी है, जिसे हम ओपदार पात्र भी बोलते हैं, और इसमें डिजाइनें बनाई जाती हैं तरह तरह की, और ग्लास ग्लेजिंग की जाती है इस पर। तो आप देख रहे हैं कि ये पकी मिट्टी के बर्तन हैं जिन पर के डिज़ाइन बनी हुई है, ऊपर से ग्लेजिंग भी की गई है, और ये वाइट ग्लिटरी वेयर है जो कि डिज़ाइन बनाकर उसके ऊपर से ग्लेजिंग की गई है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में 13वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी के अंत तक ये पॉटरी पाई जाती है। और जैसे जैसे तारीख के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे, दिल्ली के साथ इसका खूबसूरत रिश्ता भी बरकरार रहेगा। दिल्ली सल्तनत के आखिरी ताकतवर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की वफात सन 1398 ईस्वी में हुई, और उनकी वफात के साथ ही तुगलक खानदान की शान व शौकत भी खत्म हो गई। उस दौर में नए सुल्तान महमूद तुगलक और उसके वुज़रा के दरमियान अंदरूनी कशमकश शुरू हो गई। इस आपसी लड़ाई की वजह से शुमाल मगरिबी सूबे सरहद को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इससे वस्ती एशिया के शाह तैमूर को बहुत बड़ा मौका हाथ लग गया। उसने बेशतर मंगोल इलाकों पर कब्जा कर लिया और सन 1398 में वो शुमाली हिंदुस्तान आ पहुंचा। वस्ती एशिया के नए फरमा रवां शाह तैमूर का ताल्लुक तुर्क के बालास कबीले से था। उसे ट्रांस ओक्सियाना पर कंट्रोल हासिल हो गया था। उसने मंगोल में शादी की
ताकि अपनी हुकूमत को बका फराहम कर सके और ये दावा कर सके कि वो चंगेज खान की नस्ल से ताल्लुक रखता है। हिंदुस्तान आमद से कब्ल तैमूर ने महमात का एक सिलसिला शुरू किया। इसका मकसद एक नए आलमी साम्राज्य का कायम था। 1398 तक तैमूर को तैमूर लंग के तौर पर भी जाना जाने लगा और अब उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बिलाखेज मुहिम का आगाज किया और दिल्ली की जानिब बढ़ने लगा। दिल्ली की समत इसकी पेशरफ्त को रोकने के लिए चंद छोटी छोटी आजाद हुकूमतों ने मुज़ाहमत की, लेकिन इनकी मुज़ाहमत ला हासिल रही। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। तैमूर पानीपत के रास्ते से दिल्ली पहुंचा और सबसे पहले रिज के इलाके में फिरोज शाह के पसंदीदा महल पर कब्जा जमा लिया और फिर जुनूबी दिल्ली पहुंचने के लिए दरियाए जमुना को पार किया। यहां उसने सफदरजंग के मकबरे वाले इलाके में अपनी फौज को ठहराया। ये उस वक्त खाली मैदान हुआ करता था और उसकी फौज के ठहरने और अपनी नई पेशरफ्त की हिकमत अमली तय करने के लिए बहुत मौजूद था। तैमूर और मोहम्मद तुगलक के दरमियान मौजूदा सफदरजंग एयरपोर्ट के इलाके में जंग हुई। 17 दिसंबर 1398 को सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की लड़ाई में उसके साथ हाथी का लश्कर था, जो जंजीर की शक्ल में चमकते हथियारों और जहर आलूदा दांतों के साथ फौज की अगली सफ में खड़ा था। It was in 1398 that Taimur हाथियों की जंग तैमूर की तुर्क फौज के लिए अजीब व गरीब थी और सुल्तान की फौज ने दुश्मन की शानदार फौज पर रोब तारी कर दिया था। तैमूर को अच्छी तरह पता चल गया था कि तातार हाथियों से खाइफ है। उसने चंगेज खान की मशहूर हिकमत अमली अख्तियार की। उसने फौजियों को हुक्म दिया कि वो अपने हरीफ के सामने एक बड़ी खंदक खोदें। इसके बाद तैमूर ने अपने ऊंटों पर जितनी लकड़ी वो लाद सकते थे लाद दी। जब हाथियों की घमासान की लड़ाई शुरू हो गई तब तैमूर ने लकड़ियों में आग लगवा दी और ऊंटों को लोहे के छड़ों से हाँकना शुरू कर दिया, जिससे वो तकलीफ से भड़क उठे। तैमूर को पता था कि हाथी आसानी से भड़क सकते हैं। अपने लिए नामानूस ऊंटों को पीठ पर भड़कती हुई आग के साथ अपनी जानिब आता देख हाथियों में अफरा तफरी फैल गई। वो पीछे की तरफ भागे, जिसकी वजह से अपनी ही फौज की तबाही का सामान कर बैठे। तैमूर ने तुगलक की फौज में इंतशार फैला दिया और इस इंतशार का फायदा उठाकर आसानी से फतह हासिल कर ली। दिल्ली सल्तनत पर कब्जा तैमूर की अजीम फतूहात में से एक अजीम फतह थी, क्योंकि उसने अपने वक्त के अमीर तरीन शहरों में से एक पर कब्जा कर लिया था। हिंदुस्तान के बेशतर फरमारवा जंग के नए तरीकों को अख्तियार करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। हिंदुस्तानी अभी तक फौज को तैयार करने के कदीम तरीके पर ही अमल पैरा थे। सकूत दिल्ली के बाद तैमूर की फौज की सफाकाना सरगर्मियों ने दिल्ली के शहरियों को तुर्क मंगोलों के खिलाफ बगावत पर आमादा कर दिया, जिसके जवाब में तैमूर की फौजों ने जमकर खूनरेजी की और दिल्ली की बेशतर आबादी तहे तेग कर दी गई। दिल्ली में शहरियों की बगावत के 3 दिन के बाद पूरा शहर बेगोरो कफन लाशों का ढेर बन गया और दीगर हुकूमतों को खौफ में मुब्तला करने के लिए कटे हुए सरों का मीनार बनाया गया। लेकिन इन सारी सरगर्मियों का तैमूर पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तसव्वुर से ज्यादा खजाना जमा किया और बहुत से लोगों को गुलाम बना लिया। दिल्ली तैमूर के हमले के बाद बहुत हद तक कमजोर हो चुकी थी और इसका असर हर जगह नजर आ रहा था। लोगों में खौफ फैला हुआ था, जो उमरा, ताजिरों और दौलतमंद व्यापारियों को दीगर खित्तों से दिल्ली आने से रोक रहा था। ये भी वाज़ेह नहीं है कि सैयद कौन थे।
وہ افغان تھے یا تغلق فوج کے مقامی کمانڈر جو تیمور کی فوج کے قتل عام اور قیدی بنائے جانے سے بچ گئے تھے۔ چونکہ ایک خلا تھا اس لیے تغلق کے بعد سیدوں کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا تھا۔ 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک مغل سلطنت میں شہرکاری کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے، خاص طور سے شمالی اور وسطی ہندوستان بشمول دہلی میں۔ دہلی شہرکاری کا مرکز رہی اور تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہوتی گئی۔ مغل دور حکومت کو شہری ترقی کا دور کہا جاتا ہے اور اس ترقی کے کئی اسباب تھے، دولت و قوت اور دوسرے اسباب جس نے شہرکاری کی طرف مغل حکومت کو تیزی سے گامزن کیا۔ اس میں مغلوں کی اپنی نفاست کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے۔ مغل ایمپائر کا بانی بابر تھا، اس کے بعد ہمایوں آیا، پھر اکبر، پھر جہانگیر، پھر شاہ جہاں اور بعد میں اورنگزیب نے مغل شہنشاہ کی حیثیت سے دہلی پر حکومت کی۔ 17ویں صدی میں جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے دہلی کو راجدھانی میں بدلا، تب اس کا مقصد نہ صرف اپنی قوت کا اظہار کرنا تھا بلکہ پورے شمالی بھارت اور پورے شمال مغرب سرحدی صوبوں پر اپنا سخت قابو بنائے رکھنا تھا، جو صرف دہلی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم کو عمارتوں کا ایک نیا سیاسی فن تعمیر دیکھنے کو ملتا ہے جسے ہم 2 عمارتوں سے سمجھا سکتے ہیں، جامع مسجد اور قلعہ مبارک۔ قلعہ مبارک سے میرا مقصد لال قلعے سے ہے۔ اگر آپ قلعہ مبارک کو دیکھتے ہیں تو یہ مشرق سمت میں ہے اور جامع مسجد مغربی سمت میں ہے۔ بھارت میں اسلام مذہب کے لیے مغربی سمت مقدس مانی جاتی ہے اور اس میں ہونے والی قرآن کی آیتوں کے ذریعے جو شعا پڑتی ہے وہ قلعہ مبارک پر پڑتی ہے اور اسی وجہ سے اسے قلعہ مبارک کہا گیا۔ اور قلعہ مبارک مشرق سمت میں ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ مغلوں کی تعمیر کردہ عظیم الشان عمارتیں آج بھی مغل حکمرانوں کی عظمت اور جاہ و جلال کی جیتی جاگتی علامت ہیں۔ مغل دور میں عمارتی سرگرمیوں نے ایک مربوط صنعت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس صنعت نے مغل فن تعمیر کو روایتی طرز تعمیر اور جدید طرز تعمیر دونوں سے مربوط کر دیا تھا۔ اس عمل میں انہوں نے کئی ایسی چیزیں تعمیر کی جن کے ذریعے جدید اور جاذب نظر ڈیزائن سامنے آیا، خاص طور سے پیٹرا ڈیورا اور سٹوکو ورکس۔ مغلوں کی تعمیر کردہ عمارتوں کی خوبصورتی فطری ماحولیات اور باغات اور نہروں کی وجہ سے اور بھی دوبالا ہو گئی۔ خوبصورت پیڑ پودے، نہریں زمین پر جیسے ایک اسلامی جنت کا نمونہ پیش کر رہی تھیں۔ کیسے تعمیر ہوئے محل، کیسے خشت ہوئے سنگ، آئیے جانتے ہیں شہر دلی کے بدلتے رنگ۔ کیسے تعمیر ہوئے محل، کیسے خشت ہوئے سنگ، آئیے جانتے ہیں شہر دلی کے بدلتے رنگ۔ کچھ اپنی تاریخیں اور کچھ وجود پر کرے نظر، کہاں سے کون ہے ہم ہر حدود پر کرے نظر۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے لڑی وقت نے ہے جنگ، آئیے جانتے ہیں شہر دلی کے بدلتے رنگ۔ کیسے تعمیر ہوئے محل، کیسے خشت ہوئے سنگ، آئیے جانتے ہیں شہر دلی کے بدلتے رنگ۔
प्रोफाइल्स देखो, फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइव, एक नया रेवोल्यूशन। 1 घंटे में 10 मुलाकातें। अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। आज उसने बच्चों को भूखा ही सुलाया है, उम्र जिसकी गुजरी है रोटियां बनाने में।